हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फारियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था द रेन ऑफ टेरर, जिसमें हमने यह देखा था जो रॉबेस्पियर था उनका जो पीरियड टाइम था 93 से 94 तक, वो किस तरीके का था। रेन ऑफ टेरर का था, आतंक का राज था, है ना। तो जो पब्लिक थी, उनके जो रूल्स थे, जो उनके लाज थे, उनसे क्या हो चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। और किस तरीके से क्या किया गया था, जो रॉबेस्पियर है उन्हें गिलोटिन में चढ़ा दिया गया था। इसके बाद हमने यह भी देखा था कि फ्रांस में रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट का फॉल हो जाने के बाद क्या हुआ था, डिक्टेटरी रूल्स फ्रांस आया था, है ना। तो उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से वही मिडिल क्लास के जो लोग थे उन्होंने फिर से पावर अपने हाथों में ले ली थी। तो इन सब के बीच में क्या महिलाओं के, क्या वीमेंस ने भी कोई रेवोल्यूशन किया था, क्या महिलाओं के लिए भी कोई पावर ऐसा हुआ था, कोई उनको राइट्स मिले थे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे डिड वीमेन हैव अ रेवोल्यूशन, क्या महिलाओं के लिए भी कोई रेवोल्यूशन हुआ था। From the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in France society. तो जो वीमेंस थी, तो उन्होंने फ्रांसीसी जो सोसाइटी थी, तो उनमें जो चेंज लाने के लिए उन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल को अदा किया हुआ था, इम्पॉर्टेंट रोल उन्होंने निभाया था। दे होप्ड दैट देयर इन्वॉल्व्ड would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. Most women of the third state had to work for a living. तो उन्हें क्या उम्मीद थी, उनकी क्या इच्छा थी, उन्हें लग रहा था कि ये जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई हुई है, तो ये उनकी लाइफ को भी क्या करेगी, उनकी लाइफ में भी कुछ चेंजिंग लाएगी, उनकी लाइफ में भी कुछ इम्प्रूवमेंट करेगी। पर ऐसा नहीं हुआ था। तो जो अधिकांश थर्ड स्टेज की जो महिलाएं थीं, जो वीमेंस थीं, वो क्या करती थीं, वो जीने के लिए क्या करती थीं, कुछ वर्क किया करती थी। कैसे वर्क किया करती थी वो, तो they worked as seamstresses or laundresses, sold flowers, fruits, and vegetables at the market, or were employed as domestic servants in the houses of prosperous people. Most women did not have access to education or job training. तो जो थर्ड स्टेट की अधिकांशतः महिलाएं थी, वो क्या वर्क किया करती थी, जैसे कि सिलाई बुनाई करना, है ना, कपड़े की धुलाई करना, फ्लावर्स वगैरह जो होते हैं, जो फूल होते हैं, फल होते हैं, उनको मार्केट में बेचना, सब्जियां बेचना, है ना। इसके अलावा कुछ डोमेस्टिक वर्क भी वो किया करती थी। जो प्रॉस्परस पीपल होते थे, जो समृद्ध लोग हुआ करते थे, तो उनके घर में भी वो क्या करती थी, वो है घरेलू जो वर्क हुआ करते थे, डोमेस्टिक वर्क हुआ करते थे, वो किया करती थी। और ये जो महिलाएं हुआ करती थी, तो ये एजुकेटेड नहीं हुआ करती थी, और ना ही इनके पास किसी प्रकार का कोई जॉब ट्रेनिंग हुआ करता था। Only daughters of nobles or wealthier members of the third state could study at a convent, after which their families arranged a marriage for them. तो जो नोबल्स, मतलब नोबल्स मीन से सेकेंड कैटेगरी के, सेकेंड स्टेट के जो लोग हुआ करते थे, है ना, तो उनकी डाटर और या फिर वेल्दियर जो लोग थे, है ना, वेल्दियर मेंबर्स जो थे, उनके जो बच्चे थे, सिर्फ वही लोग क्या करते थे, वो एजुकेटेड हुआ करते थे, वो कॉन्वेंट में पढ़ सकते थे। और उसके बाद क्या होता था, पढ़ाई के बाद उनकी मैरिज कर दी जाती थी। तो वर्किंग वीमेन हैड आल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज, दैट इज कुक, फेच वाटर, क्यू अप द ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन। तो अधिकांश महिलाएं क्या करती थी, अधिकांश जो महिलाएं हुआ करती थी, वो अपने परिवार का पालन पोषण उनको ही करना पड़ता था, जैसे कि खाना बनाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पावरोटी लाना, अपने बच्चों की देख रेख करना, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें थी, ये किसको करनी होती थी, ये महिलाओं को ही करनी होती थी। और इसके बाद भी जो उनकी वेजेस थी, वो किससे कम थी, मैन से, है ना। जो पुरुष मजदूर हुआ करते थे, उनकी तुलना में इन्हें वेजेस कैसी मिलती थी, जो मजदूरी कैसी मिलती थी, महिलाओं को मजदूरी कम मिला करती थी। In order to discuss and voice their interest, women started their own political clubs and newspapers. About 60 women's clubs
came up in different French cities. तो इतने होने के बाद भी, ये सब कुछ होने के बाद भी जो विमेंस थी तो उन्होंने अपने हितों के लिए, है ना, कुछ पॉलिटिकल क्लब्स स्टार्ट किए। पॉलिटिकल क्लब्स जो थे वो स्टार्ट किए, और उसमें क्या हुआ करता था, उसमें इनके लिए क्या ला है, इनके लिए क्या रूल्स हैं, है ना, तो उन्हें कौन सी पावर या कौन सी राइट दी जा रही है, इन सब के बारे में उसमें चर्चा हुआ करती थी। और तो और इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने अखबार भी निकाले थे, न्यूज़पेपर्स भी निकाले हुए थे। और 60 वुमेन्स क्लब फ्रांस सिटी में लगभग 16 वीमेंस क्लब बनाए गए थे। तो द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन was the most famous of them. One of their main demands was that women enjoy the same political rights as men. तो उनमें द सोसाइटी, है ना, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन नाम का जो क्लब था वो सबसे फेमस क्लब था। और उनकी क्या डिमांड थी, उनकी डिमांड थी कि जो वीमेंस हैं तो उन्हें भी मैन की तरह ही पॉलिटिकल राइट्स दिए जाने चाहिए। मतलब वो क्या डिमांड कर रही थी, महिलाएं क्या डिमांड कर रही थी, महिलाएं डिमांड कर रही थी कि जैसे पॉलिटिकल राइट्स मैनों को दिए गए हैं, मैन मतलब पुरुषों को दिए गए हैं, तो उसी तरीके से हमें भी पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं। Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizens. They demanded the right to vote, to be elected to the assembly and to hold political office. Only then they felt would their interests be represented in the न्यू गवर्नमेंट। तो जो महिलाएं थीं वो इस बात से निराश हो गईं कि जब 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उनको क्या किया गया, उन्हें पैसिव सिटीजन का दर्जा दिया गया। उन्हें क्या मान लिया गया, पैसिव सिटीजन मान लिया गया। इस बात से वो नाराज भी थी और उनको हताशा भी हुई, निराशा भी हुई कि बताइए हम लोगों ने इतना कुछ किया और इतना कुछ करने के बाद में हमें क्या हो रहा है, पैसिव सिटीजन की कैटेगरी में रखा जा रहा है। और महिलाओं ने फिर क्या किया, तो जो वीमेंस थी उन्होंने क्या डिमांड किया, उन्होंने डिमांड किया कि हमें भी क्या वोट डालने का राइट दिया जाए, असेंबली के लिए चुने जाने का जो पॉलिटिकल पोस्ट होती है हमें उसमें भी चूज होने के लिए क्या दिया जाए, राइट्स दिए जाएं। उन्होंने ये सारी चीज़ें किसके सामने रखी, उन्होंने ये सारी चीज़ें न्यू गवर्नमेंट के सामने रखी। और न्यू गवर्नमेंट से उन्होंने अपने हितों के प्रतिनिधित्व, उन्हें लगा कि उनको मानना था कि जो नई गवर्नमेंट आ रही है, न्यू गवर्नमेंट आ रही है, तो वो उनके बारे में भी सोचेगी, उनके हित के बारे में भी सोचेगी, है ना। तो इन द अर्ली ईयर्स द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प्ड इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन together with the creation of state schools. Schooling was made compulsory for all girls. Their fathers could no longer force them into marriage against their will. तो जो न्यू गवर्नमेंट्स आई थी तो ऐसा नहीं कि उसने कोई वर्क नहीं किया, उसने वीमेंस के लिए वर्क किया है। क्या वर्क किया उन्होंने सबसे पहले तो क्या किया कि स्कूल ओपन किए, स्टेट स्कूल ओपन किए, और उन्होंने जो गर्ल्स थी उनके लिए स्कूलिंग को क्या कर दिया, कंपलसरी कर दिया, है ना। ये तो बहुत अच्छी बात थी कि जो न्यू गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल को क्या कर दिया, कंपलसरी कर दिया, ठीक। और इसके साथ साथ ही जो उनके फादर हुआ करते थे तो उनके फादर के द्वारा फोर्सली उनकी क्या कर दी जाती थी, मैरिज कर दी जाती थी, उनके है ना, उनके बिल की, उनकी है ना इच्छा के विपरीत। मतलब उनको अगर उनका मन भी नहीं है, उनकी इच्छा नहीं है, उसके है ना, उस मतलब उनकी इच्छा पूछी ही नहीं जाती थी और उनकी मैरिज कर दी जाती थी। तो इस पर भी क्या लगाया गया, इस पर भी उन्होंने न्यू गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी। उनका कहना था कि जब तक गर्ल्स खुद नहीं चाहेगी कि मेरी मैरिज हो, ठीक है, तो फादर उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते थे। Marriage was made into a contract entered into freely and registered under civil law. Divorce was made legal and could be applied for by both women and men. Women could now train for jobs, could become artists or run small business. तो
अब यहाँ पर क्या था, न्यू गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया था, जो मैरिज थी, है ना, तो उसको भी क्या किया गया, मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, क्या कर दिया गया, मान लिया गया। उन्होंने माना कि जो मैरिज है वह स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और जो नागरिक कानून के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। मतलब जो मैरिज हुआ करती थी उसे रजिस्टर्ड किया जाने लगा। और जो डाइवोर्स होता था, तो डाइवोर्स में क्या होता था कि पहला अप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन अब क्या सुविधा दी गई, अब सुविधा दी गई कि जो वीमेन हुआ करती थी और मैन हुआ करती थी, तो डाइवोर्स के लिए भी वो दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। और वीमेन्स को क्या किया गया, वीमेन्स को जॉब के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी ओपन किए गए, तो ताकि वो जॉब के लिए ट्रेनिंग ले सकें। अब वो आर्टिस्ट भी बन सकती थी, आर्टिस्ट के साथ साथ वो स्मॉल बिजनेस भी चला सकती थी। Women's struggle for equal political rights, however, continued during the reign of terror. The new government issued laws ordering closure of women's clubs and banning their political activities. Many prominent women were arrested and a number of them executed. है ना, ये सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट ने स्टार्ट रखी। ये जो वर्ग थे स्कूल में, है ना, मतलब गर्ल्स के लिए स्कूलिंग ज़रूरी कर दिया, मैरिज वगैरह जो होती थी वो उसके लिए भी वर्क किया, डिवोर्स के लिए भी उन्होंने वर्क किया, है ना, और ट्रेनिंग सेंटर भी ओपन किए। बट जो न्यू गवर्नमेंट थी उसने अभी भी जो पॉलिटिकल राइट्स थे वो वीमेंस को नहीं दिए थे। और तो और जब है ना रेन ऑफ टेरर था, तो रेन ऑफ टेरर में गवर्नमेंट ने, जो जैकोबिन गवर्नमेंट थी, मतलब रॉबेस्पियर की जो गवर्नमेंट थी, उसने क्या किया था, उसने जो वुमेन्स क्लब थे उसको क्या कर दिया था, क्लोज करवा दिया था, है ना, बंद करवा दिया था। और जितनी भी ना पॉलिटिकल एक्टिविटीज हुआ करती थी उन सब में बैन लगा दिया था। तो इस तरीके से क्या था, कई जो जानी मानी महिलाएं थी, है ना, जो तो उन सब प्रोमिनेंट वुमेन्स थी, उनको क्या कर दिया गया, उनको अरेस्ट कर दिया गया और उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया, उन्हें फांसी की सजा भी दी गई। Women's movement for voting rights and equal wages continued through the next 200 years in many countries of the world. The fight for the vote was carried out through in international suffrage movement during the late 19th and early 20th century. It was finally in 1946 that women in France won the right to वोट है। तो अब है ना, जो वोट के लिए, जो वोट देने के लिए उन्होंने जो डिमांड की थी कि हमें भी वोट देने का राइट मिले, है ना, और साथ में उन्होंने क्या था, इक्वल वेजेस भी वो डिमांड की हुई थी। तो ये दोनों चीज़ें कंटिन्यू, इसका लंबे समय तक आंदोलन चलता रहा, मूवमेंट जो चलता रहा वो बहुत लंबे समय तक चलता रहा, 200 ईयर्स तक ये चलता रहा, है ना। और 19th सेंचुरी से लेकर आपकी जो 20th सेंचुरी है, 19th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक ये कंटिन्यू इंटरनेशनल लेवल तक में ये विरोध चलता रहा, और बल्कि कहा जाए कि मूवमेंट चलता ही रहा है। और 1946 में वीमेंस को फ्रांस में वोट डालने का राइट मिला। मतलब एक लंबी लड़ाई के बाद 1790 से शुरू हुआ है अगर, तो वो 1946 में जाकर उन्हें वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, आपकी बुक में ओलंपिक गोज दिए हैं, तो उनके बारे में, उनका जो जीवन परिचय दिया हुआ है उसके बारे में समझ लेते हैं। एक रेवोल्यूशनरी वीमेन थी और इन्होंने क्या किया था इसे समझ लेते हैं। तो द लाइफ ऑफ अ रेवोल्यूशनरी वीमेन, ओलंपिक गोज, 1748-1793 तक का इनका जो टाइमिंग पीरियड थी वह थी। ओलंपिक गोज was one of the most important of the politically active women in revolutionary France. तो जो ओलंपिक गोज थी वो क्रांतिकारी फ्रांस के राजनीतिक रूप से, है ना, मतलब जो पॉलिटिकल में ना वो एक एक्टिव वीमेंस थी और इनका जो रोल था बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल था। जब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बनाया गया था, शी प्रोटेस्ट अगेंस्ट the Constitution and the Declaration of Rights of Men and Citizens as they excluded women from basic rights that each human being was entitled to. तो जब आपको याद होगा
कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो उसमें क्या था, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र को ना चूज किया गया था। मतलब जो भी ना राइट्स थे, जो भी रूल्स बनाए गए थे, वो मैन को लेके बनाए गए थे। तो इन्होंने क्या किया था, उसका विरोध किया था, उसके विरोध में ये सामने आई हुई थी, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने उसका विरोध किया कि जो मैन के लिए बनाए गए हैं, जो राइट्स सिर्फ मैन को दिए गए हैं, ये क्या है, गलत है। सो इन 1791 शी रोट अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन एंड सिटीजन which she addressed to the Queen and to the members of the National Assembly। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1791 में, है ना, एक क्या कहते हैं, राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन डिक्लेयर किया। इन्होंने उस घोषणा पत्र को तैयार किया, जिसमें उन्होंने वहाँ की जो क्वीन थी और मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली थे, उनके पास उसे भेजा। किस लिए भेजा था, ताकि हमें जो राइट्स मिलना चाहिए थे, मतलब वीमेंस को जो राइट मिलना चाहिए थे, वह इस पर कार्रवाई की जाए और हम वीमेंस को भी क्या दिए जाएं, राइट्स दिए जाएं, जिस तरीके से मैन को दिए गए हैं। In 1793, Olympe de Gouges criticized the Jacobin government for forcibly closing down women's clubs। तो जैकोबिन गवर्नमेंट के द्वारा 93 में क्या किया गया था, बहुत ही सख्ती के साथ क्या किया गया था, क्लोजिंग डाउन वीमेंस क्लब्स। जो वीमेंस क्लब थे उनको सख्ती के साथ बंद कर दिया गया था। तो इसके अपोजिट में ओलंपे दे गूज ने जैकोबिन जो गवर्नमेंट थी उनकी क्रिटिसाइज की थी, उनकी आलोचना की थी, है ना। कन्वेंशन विच चार्ज्ड हर विथ treason soon after this she was executed। और इस कारण से उन्हें नेशनल कन्वेंशन ने क्या किया, उन पर देशद्रोही का मुकदमा चलाया और उसके बाद उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया, उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो वीमेंस थी उन्होंने भी रेवोल्यूशन किया हुआ था, और जिसमें ओलंपे दे गूज का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते।